आज अपने जो टॉपिक चल रहा है एग्रीकल्चर का, उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपको इसलिए लर्न करना जरूरी है, मतलब सेकंड पार्ट है मेजर क्रॉप्स पढ़ रहे हैं अपने, मेजर क्रॉप्स। फर्स्ट पार्ट में तो आपने 3 टाइप की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो देख लिया, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर ये प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो रॉ मटेरियल पैदा करे, जिसमें कोई मैकेनिकल इंडस्ट्रियल कोई प्रोसेसन नहीं हो, कोई प्रोसेस नहीं हो, कोई वैल्यू ऐड नहीं हो। सीधी सी बात यह है कि कोई वैल्यू ऐड ना हो, वो प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। अब मसलन आपने ग्रेन्स पैदा किए, ये रॉ मटेरियल है। आप कहोगे मशीनरी तो हमने उसमें भी यूज की है, ट्रैक्टर है, वो है, हैरो है, नैरो है, वो भी हमने यूज किया है, लेकिन इसको तो आप प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी मान रहे हो। और जहाँ भी मशीन लग जाए, जहाँ भी वैल्यू ऐड हो प्रोसेस में, वो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ जो यदि आप इसी ग्रेन्स को एक ऐसी फैक्ट्री में ले जाए जहाँ ग्रेडिंग हो, कहने का मतलब अच्छा अच्छा ग्रेन, बड़ा ग्रेन साइज से कचरा हटाया जा रहा है, बड़ा ग्रेन, और पैकिंग, और उससे कोई मैदा या इस प्रकार के प्रोडक्ट्स कोई मशीनरी से बना रहे हो, तो वो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्यों कि ग्रेन की वैल्यू बढ़ा दी है उस प्रोसेस ने। तो प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रीज का मतलब प्रोसेस में वैल्यू बढ़ जाना। मशीन से प्रोसेस कर रहे हो आप, उसकी वैल्यू बढ़ जाना, वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। और जिस किसी भी मोटा मोटी या जनरली जिस किसी के आगे क्या है कि आप कल्चर लगाते हो सबके, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब फूल और वेजिटेबल्स, सेरी का मतलब क्या है कि रेशम का कीड़ा, ये पीसी का मतलब मछली पालन, डेयरी, झींगा पालन, झींगा मछली का पालन, मोती, सिप्पी, सिप्पी से मोतियों का सिप्पी उगाना, कल्चर करना, ग्रो मीन्स कल्चर। तो जहां कल्चर शब्द आ गया, जनरली वो आप, यदि आपको क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसको क्या बोलोगे? ये प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और फिर एग्रीकल्चर को कितने टाइप के अपने सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस देखा था, और उसके अंदर क्या है कि कॉमर्शियल भी देखा था। एग्रीकल्चर में सबसिस्टेंस देखा था, तो मतलब क्या है कि छोटे तौर पर कन्वेंशनल तरीके, हल वगैरह और बीज, इस तरह से जो आदमी ने शुरू किए, जो इस तरह के नोमाडिक पशुपालन के लिए भेड़ों को इधर ला रहा है चराने के लिए, उधर जा रहा है, ये कर रहा है, पुराने तरीके काम में ले रहे एग्रीकल्चर के, वो मतलब छोटी जोत हो, तो उसको सब्सिस्टेंस में लिया था आपने। और कॉमर्शियल के अंदर क्या है, लार्ज एरिया के अंदर, सारी मतलब वास्ट एरिया के अंदर खेती कर रहा है कोई आदमी, छोटी छोटी जोत नहीं है, उसको कॉमर्शियल प्रोडक्शन में लिया था आपने। एनीवे, ये फर्स्ट सेक्शन में अपने पढ़ा था। अब आज सेकंड सेक्शन पढ़ते हैं। सेकंड सेक्शन में मेजर क्रॉप्स के बारे में ही अपने पढ़ेंगे। मेजर क्रॉप्स को, मेजर क्रॉप्स में भी सारी क्रॉप्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारी, भाई प्लांट्स तो दुनिया भर के हैं। आपको टिम्बर वाली, आप बोलोगे शुगर कैन और शुगर वाली क्रॉप्स, आप बोलोगे मसालों वाली, जो केरल में होते हैं मसालों वाली क्रॉप, आप बोलोगे कि मेडिसिनल क्रॉप्स। इसका भी हमें नॉलेज दो। अपने को ऐसा नहीं करना, माथा नहीं खपाने का। अपने मेजर क्रॉप जो है, सिर्फ सिर्फ 8 देख लेते हैं, 8 है, 8 जो है, और उसमें उसमें भी ग्रुपिंग में देख, ग्रुप कर लिया मैंने क्या है कि इसका ग्राफिक बना दिया है, ग्रुप कर लो आप।
ताकि इस ग्राफिक को जो आप भरोगे तो सारी मेजर क्रॉप अपने आप ही याद हो जाएगी आपको लेसन में, कोई माथापड़ी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ग्रेन्स को एक ग्रुप में ले लिया, व्हीट, राइस, कॉर्न। मिलेट्स को दूसरे में ले लिया। मिलेट्स होते तो यानी मोटा अनाज होता तो क्या है कि ग्रेन्स जैसा ही है, लेकिन क्या है कि ग्रेन्स के नखरे ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब है कि इनकी केयर ज्यादा करनी पड़ती है, केयर ज्यादा मांगते हैं ये जो ग्रेन्स वाली जो क्रॉप्स हैं, ये है तो एक घास, लेकिन केयर ज्यादा मांगते हैं ये। जिस प्रकार से शिप्स, जिस प्रकार से ये शीप, गोट, केटल्स, डॉग्स, हॉर्स, डंकी, ये इनको अपने पेट बनाया, वाइल्ड से पेट बनाया। इसी प्रकार से जो वाइल्ड ग्रासेस थे उनको पेट बनाया, और उन ग्रासेस का नाम हो गया व्हीट, राइस, मेज, जिसको खेती में अपने खाने लग गए, काम में लेने लगे फूड के रूप में। तो जिनके नखरे कम है वो मिलेट्स था, मिलेट्स में पढ़ेंगे। और फिर क्या है कि कपड़ा ढकने के लिए इन्हीं फाइबर्स वाली दो फसल ले ली अपने, कॉटन और जूट। और इंजॉयमेंट के लिए, बूस्टअप के लिए, इन्हेंसमेंट के लिए वो ले लिए अपने बीवरेज में, कॉफी और टी। तो बेसिकली ये व्हीट, राइस, कॉर्न, मेल, ये क्या है, ग्रासेज है जिनको हमने पेट बना लिया है। तो ये इस ग्राफिक के अंदर जो एक फसल को जो चाहिए, ज्योग्राफिकल एरिया कौन सा है, कहाँ उगती है, ये ये टेम्परेचर क्या है, कौन से टेम्परेचर में ये उगेगी, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल कितनी है, सोयल की कंडीशन कैसी है, सोयल का मतलब लिथोस्फेयर, सीजन कौन से, विंटर या समर में, नेशन मतलब क्या है कि कौन से राष्ट्र में, कौन से नेशंस के अंदर ये होती हैं। आपको मैप देंगे, भरवाएंगे, गेहूं भरिए, राइस भरिए, फिलअप करिए। तो ये एक साथ ही ले लिया आपने। अब यहां तक जो एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, मतलब ह्यूमिडिटी वगैरह, इन बातों का जो नॉलेज है वो तो आ गया आपका ज्योग्राफी में। अब इन्हीं फसलों की इनपुट की लागत कितनी रही, वैल्यू कितना खर्चा हो गया, कितना आय हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस गिनने लग जाओगे आप, इकोनॉमिक जो प्रॉफिट एंड लॉस है उस तरफ जाओगे आप, तो यही जो अपने जो पढ़ रहे हैं फिर बोलेंगे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अभी तक ये ज्योग्राफी है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्फीयर्स देख रहे हैं, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमोस्फीयर है। एनीवे, अब ज्योग्राफिकल एरिया देखने के लिए दो शब्द बार बार में आपको या आएंगे इसमें भरने के लिए, कौन कौन से, टेम्परेट, ट्रॉपिकल। तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल कौन से एरिया हैं, आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो। ये मान लो अर्थ है, ये बीच में इक्वेटर है, यानी 0 डिग्री लेटीट्यूड है, ये 0 डिग्री, ये इक्वेटर है। इसके 23 लेटीट्यूड जो है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये नॉर्थ। ये साउथ में 23, सूर्य यहां तक आता है, यहां तक जाता है, यहां तक आता है, यहां तक जाता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके बाद में इसका डबल 66 के लगभग, ये जो लेटीट्यूड है टेम्प, ये, तो ये जो इलाका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, लगभग लगभग 30 या 35 लाइन्स के, ये ऐसा नीचे जहाँ ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जहाँ यूरोप और यूएस वगैरह, मेक्सिको वगैरह, इसमें अपने इसी में इंडिया है,
तो ये जो मैंने लाइनिंग की है ये एरिया कहलाता है टेम्परेट। टेम्परेट ये एरिया है टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब क्या हो गया? टेम्परेट का मतलब यह है कि वहां टेम्परेचर हाई और लो रहता है। सर्दियों में लो रहता है, गर्मियों में अप रहता है। समान गर्मी नहीं रहती। कुल मिला के ये बात है। ऐसे ही वर्षा का हाल है, ऐसे ही ह्यूमिडिटी का हाल है। तो इसी हिसाब से जो ही टेम्परेट बोला जाए तो आप बोलोगे अच्छा मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट ह्यूमिडिटी, मॉडरेट रेनफॉल, ये। और जो ही ट्रॉपिकल बोलोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से बोलोगे ट्रॉपिकल, ये एरिया ट्रॉपिकल कह रहेगा। इसका मतलब है कि हाई हॉटनेस इक्वली, रेनफॉल भी खूब, टेम्परेचर भी हाई, ह्यूमिडिटी भी हाई। ट्रॉपिकल नाम इसमें भरते ही फिर बाकी क्या आप क्या आएगी अपने आप भरने लग जाओगे। ये हुई ना बात। तो अब आप अपने क्या है कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल को जान गए, इन शब्दों का अर्थ क्या है। अब इस ग्राफिक को भरना शुरू करते हैं। हीट जो है टेम्परेट, टेम्परेचर मॉडरेट या लो कर लो या मॉडरेट। टेम्परेचर मॉडरेट। हाई कब हो जाएगा? जो ग्रोइंग सीजन में इसको सनशाइन चाहिए, सनशाइन, धूप चमकती। तो टेम्परेचर मॉडरेट, टेम्परेट है ना इसलिए मॉडरेट। ह्यूमिडिटी भी कम होगी, सर्दियों का मामला है। रेनफॉल भी ग्रोइंग सीजन में, ग्रोइंग सीजन में, सर्दियों में जब गेहूं उगा होता है तो सर्दियों में बरसात होती है और अपने बोलते हैं कि मोती बरस रहे हैं, मतलब वैल्यू, धन बरस रहा है, गेहूं बिकेगा तो धन आएगा। क्यों कहते हैं ऐसा? क्यों? वो ग्रोइंग सीजन में होता है, उसमें पानी की जरूरत होती है, रेनफॉल की, इसलिए ग्रोइंग सीजन कहते हैं। अब क्या है कि ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, सोयल। सोयल जब शब्द आएगा तो इसमें 3 प्रकार के और सब डिवीजन सोयल का अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भरना पड़ेगा ग्राफिक। ये साइज के हिसाब से थ्री थ्री टाइप्स ऑफ सोयल होगी, साइज के हिसाब से। सैंड, अरे यार मोटी साइज, मतलब कहने का कि इसको 0.5 mm तक नापते हैं। ऊपर बड़ी कितनी हो सकती है? 0.5 mm तक, वो सैंड हो गई। ये आपके शरीर के तो नहीं चिपकेगी। इसका यदि सैंड का लड्डू बना लिया तो क्या फूट जाएगा, बिखर जाएगा। सिल्ट, ये 0.002 mm तक की साइज का है, उसको सिल्ट कहते हैं। यानी ये कुछ साइज में छोटी, स्मॉल साइज है, मॉडरेट, मॉडरेट साइज की सिल्ट। और सबसे जो महीन जो होती है 0.002 से आगे, क्ले। क्ले का मतलब बिल्कुल महीन। अरे भाई पाउडर समझ लो, उसको क्ले बोल सकते हो आप। पाउडर का क्या साइज होगा एक पार्टिकुलर का? बहुत कम होगा, 0.002 से भी कम होगा। ये क्ले, क्ले जो सोयल है प्लांट्स को क्यों जरूरी है
क्योंकि ये रिटेंशन ऑफ वाटर में इंपॉर्टेंट है। ये पानी को परकोलेट नहीं होने देती नीचे। वर्षा आ गई तो जड़ों तक ये क्ले जो है ये रखेगी। लेकिन वर्षा तो आई चली गई, लेकिन 2-3 दिन तक क्या है कि पानी तो पड़ा रहा जड़ों में, रूट्स। क्ले जो है इसको नीचे नहीं जाने दे रही। क्या होगा? रूट्स का रेस्पिरेशन बंद हो गया, उसको हवा नहीं मिली, रूट्स की लॉगिंग होने लग गई। कहने का मतलब वो गलने लग गई, प्लांट्स बेकार हो गया। तो उचित मात्रा, सारी सॉइल्स की उचित मात्रा, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी शुड बी मिक्स्ड। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट क्वांटिटी? 40% सैंड, 40% सिल्ट और क्ले 20%। और इस एप्रोप्रिएट मिक्सचर को हम नाम देते हैं लोम। अब इसमें भरेंगे अपने लोम, लोमी सॉइल, सॉइल वाले मामले में लोमी सॉइल भरेंगे। और एक दूसरा शब्द और आएगा, एलुवियल। वो कौन सी मिट्टी होती है? एलुवियल। एलुवियल होती है जो फसल आपको इंडो गैंगेटिक प्लेन में नदियों के किनारे कोई भी फसल मिलेगी, उसकी रेत एलुवियल होगी, नदियों के द्वारा लाई गई रेत एलुवियल। अब जब आप एलुवियल, लोम ये समझ गए हो, तो फिर आप सोइल में फिलअप करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लो लोम, तीनों टाइप की एप्रोप्रिएट रेशियो में लोम। ये टेम्परेट है, सीजन अपने आप ही विंटर हो गया ना। वो जो टेम्परेट इलाके नक्शे में क्या है, नेशंस कौन से भरोगे? जो टेम्परेट इलाके के अंदर जो आएंगे नेशंस, उसके अंदर गेहूं भरोगे आप, नक्शा मिल जाएगा। अब राइस है, दूसरा घास है राइस श्रीमान, ये ट्रॉपिकल का है। ट्रॉपिकल का मतलब कि हाई ह्यूमिडिटी, हाई गर्मी, सब हाई हाई कर दो यार आप बस। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। रेनफॉल, पानी की तो इसको इतनी जरूरत है कि 70 डेज तक, 70 डेज तक इसको पानी में डुबोए रखना पड़ता है इस फसल को। ये बात है, समझ में आया ना? ये और ये तो पानी 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 का नाम है। तो नदियों के, जहाँ नदियों से पानी, सिंचाई, इरिगेशन मिलता हो, वो हवा होगा, तो सैंड अपने आप ही नदियों वाली होगी, एलुवियल होगी, अलुवियल ये। और ये समर होगी साहब, गर्मी है तो समर। अब आइए मेज। मेज को क्या है कि पूरा इसको इसको ज्यादा ठंडा और गर्म नहीं चाहिए। ये वैसे तो ट्रॉपिकल है, ये मॉडरेट चाहिए इसको, हर चीज मॉडरेट। तो ये लो हाई नहीं, बीच का चाहिए इसको। और सोयल क्या है कि लोमी होनी चाहिए, लेकिन ड्रेन्ड होनी चाहिए। ड्रेन्ड का मतलब है कि पानी नहीं रुकना चाहिए जड़ों में, वो हो गया। ट्रॉपिकल है तो समर कर दो, ये समर हो गया। अब कम नखरे वाली जो फसल है मिलेट्स, कम नखरे वाली। कम नखरे वाली का मतलब क्या हुआ? अरे रेनफॉल भी कम चाहिए, ह्यूमिडिटी की भी कोई इसको वो नहीं है, ज्यादा हो या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर, ये दोनों में, टेम्परेट के और ट्रॉपिकल के दोनों के मिलेट। मिलेट मतलब बाजरा, ज्वार, जो तो नहीं कह सकते,
ये तो इसमें आ जाता है ग्रेन्स में। तो ज्वार, बाजरा, रागी, राजगीर, ये मिलेट्स हैं, मोटा अनाज ये। तो सीजन ये विंटर और समर दोनों में हो सकती है ये। और सोयल तो नखरे तो है ही नहीं इसके, सैंडी चलेगी। लेस फर्टाइल हो, सैंडी हो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। समझ में आया ना? अच्छा, ये आगे जो अब अपने फाइबर क्रॉप्स में चलते हैं। फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, ट्रॉपिकल, टेम्परेचर हाई, ह्यूमिडिटी हाई हो या कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। रेनफॉल, टेम्परेचर में एक खास बात है, इसको कितना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए? 210 तो इसको लाइट चाहिए, मतलब हाई गर्मी वाली लाइट चाहिए इसको, डेज। और रेनफॉल, रेनफॉल हो मॉडरेट, इसकी जड़ों में पानी नहीं रहना चाहिए, मॉडरेट। और सोयल तो आपको पता ही है, नदियों वाली, अलूवियल और ब्लैक। साउथ में इंडिया, साउथ इंडिया में जितने भी महाराष्ट्र वगैरह में, गुजरात वगैरह में, वहाँ जो कॉटन होती है वो ब्लैक सोयल होती है। इधर पंजाब, हरियाणा में क्या है कि एलुवियल सॉइल होती है कॉटन के लिए। सीजन हो गया ना समर, जब आप ट्रॉपिकल लगा रहे होते हैं, समर लिखो। जूट, आइए बांग्लादेश और बंगाल की तरफ चलते हैं। जूट, अब इसको तो भाई कॉटन की तरह से सारी चीजें हाई चाहिए। ये भी ट्रॉपिकल है, ये भी हाई, ये भी हाई, ये भी हाई। और क्या है ये? सॉइल। हाँ, ये एलुवियल, नदी के किनारे होती है ना, गंगा जमुना के किनारे जूट, वहां उधर। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं ना, तो बांग्लादेश और बंगाल जूट का गन्नी बैग्स, जिसमें ग्रेन्स वगैरह भरते हैं, फिलअप करते हैं ये। सीजन हो गया समर। नेशन आपको ये अपने इंडिया का एरिया बता दिया, बांग्लादेश में और बंगाल में निशान लगा देना जूट। जूट पूछे तो आप मैथ में। अब ये बीवरेज कॉफी, कॉफी से कुछ स्टिम पीते ही ये, जिसमें स्टिमुलेशन आता है एक प्रकार का, वाह, इस प्रकार का काम करें, पढ़ाई करें, एक धक्का सा लगता है बॉडी को, वो बीवरेजेस फसल होती है कॉफी। कॉफी का, कॉफी की खोज का इतिहास बड़ा रोमांचक है। आप अचंभा करोगे कॉफी की खोज कहाँ हुई थी। कॉफी तो सबसे ज्यादा पसंद क्या यूरोप में की जाती है। यूरोप में हुई हुई नहीं, यूरोप में नहीं हुई। इनकी यूरोपियन जातियों की और मोहम्मडन्स की तो कॉफी के ऊपर तो बहुत लड़ाइयां हुआ करती थी। शेफर्ड बॉय था सऊदी अरब, मक्का के आसपास, कैटल चरा रहा था। उसकी बकरियों ने क्या है, गोट्स ने कुछ इस तरह कॉफी का जो प्लांट था उसकी वो सीड्स वगैरह खा लिए। कॉफी उसके सीड्स से होते हैं ना, फ्रूट्स के, पेड़ के सीड्स खा लिए। बकरी मस्त हो गई, नाचने लगी। शेफेर्ड ने देखा यार ये बकरी अलग सा ही बिहेव कर रही है, काफी एक्टिव हो रही है, तो क्या खाया इसने? बोले पत्ते खाए। ये पत्ते नहीं, ये सीड्स खा गई इस पेड़ की।
तो उसने खुद ने खा कर देखा होगा, वाह वाह एक्टिवेट हो रहा हूं मैं, तो खुद आप। इस प्रकार से बीवरेज में ये कॉफी को शामिल कर लिया गया। अब कोई भी हज यात्री या मक्का वगैरह कोई जाता तो इसकी बड़ी कठिनता कठोरता से बड़ा सर्च होता था जाते समय, बाहर एमिग्रेशन के समय चेकिंग करो कहीं कॉफी का बीज न ले जाए ये। लेकिन एक श्रीमान थे जो हज करने गए थे मक्का कर्नाटक के, वो छुपाकर बीज ले आए, एक दो ही ला सके, ज्यादा तो सर्च में आ जाए। और उन्होंने वहां कर्नाटक में जो ऊंचाई है वहां पहाड़ पे ऊपर लगा दिए। वो देखा कि ये तो पेड़ हो गया पूरा, फिर आगे से आगे कॉफी कर्नाटक में फैल गई। तो कॉफी कहाँ होती है? कर्नाटक में। इसको किस प्रकार का चाहिए? वही बात है, बीवरेज में पानी तो चाहिए, लेकिन जड़ में ठहरना नहीं चाहिए, स्लोपी होना चाहिए, टेम्परेचर वगैरह ह्यूमिडिटी ये सब हाई होनी चाहिए। और ड्रेन लोमी लोमी होनी चाहिए। सॉइल कौन सी होनी चाहिए? लोमी। ड्रेन्ड होनी चाहिए, पानी नहीं ठहरना चाहिए। समझ में आ रहा ना? तो इस पेड़ के जो फ्रूट्स उगते हैं कॉफी के, कॉफी प्लांटेशन, कॉमर्शियल क्रॉप। ऐसे ही क्या है कि जो टी के अंदर है, टी में बस ये है कि टेम्परेचर कम होना चाहिए। टी की भी हिस्ट्री को कम नहीं है। टी एक पूरा पेड़ होता है, ट्री होता है। उसके बीजों को अंग्रेज जो है चाइना से लाके यहाँ आसाम में छिड़क दिया। वहां तो चाय उग गई, जो पत्तियां हैं उसको तोड़ लेते हैं, कोमल पत्तियां हैं, वो 15-15 दिन के बाद उसको प्लग कर लेते हैं, उससे चाय बना लेते हैं। और यदि बीज चाहिए तो पूरा पेड़ लगाओ, टी का पूरा पेड़ है ये। पत्तियां प्लग करने के कारण ये सब रह जाती है, पेड़ नहीं बन पाता है। टेम्परेचर कम हो गया तो, लेकिन बाकी क्या, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सॉइल वही है, पानी ठहरना नहीं चाहिए जड़ के अंदर, ड्रेन्ड होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से आप ये मेजर क्रॉप्स जो है ये पूरी होती है, इसका ज्ञान। अब आप ये नहीं कहोगे राइस कहाँ होता है भाई, तो अब आप ये नहीं कहोगे प्लास्टिक से बनता है, फैक्ट्री में होता है, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये नहीं बोलोगे आप। आया ना समझ में? अब आइए टॉपिक अपना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सारा एग्रीकल्चर पढ़ लिया, अब इसको विकसित करना है। अंत के अंदर विकसित करना है, कैसे ही विकसित करोगे? एरिया बढ़ाओगे, क्रॉपिंग एरिया बढ़ाओगे आप। यील्ड जो है HY, हाई यील्ड वैरायटी के बीज लाओगे, हाई यील्ड वैरायटी के। यानी एक जो गेहूं का बीज है वो तो पर बिग्गा जो है 2 बोरी देता है, 2 गन्नी बैग। और एक HYV का ले आए वो 10 क्विंटल देता है। तो ये HYV इस तरह से काम आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर। समझ में आया ना? और डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स, जैसे इसमें अपने 4 प्रकार की क्रॉप्स पड़ी, और भी क्रॉप्स हो, शुगर केन हो, पल्सेज हो, सारे टाइप की क्रॉप बदल बदल के हम लेवे जमीन से, वही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। तो इस तरह का यदि डेवलपमेंट हो जाता है तो क्या मतलब हुआ कि फूड सिक्योरिटी होगी, भी हर एक आदमी को फूड मिलेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। समझ में आई ना बात? तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दो तरीके से, एक तो क्या है कि खाली जमीन छोटी जो जहाँ हाईली पॉपुलेटेड हो, जैसे
गंगा के किनारे गया है, यूपी, बिहार, बंगाल, वहाँ हाई पॉपुलेटेड है, वहाँ छोटी छोटी जोत होती है, लिमिट्स लैंड की। 1.5 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टर, हेक्टर शब्द भी आप समझ लो। बिग्गा का, बिग्गा हिंदी में और अंग्रेजी में बिग्घा। इसकी साइज क्या है, स्क्वायर की साइज क्या है, 1.165 फुट स्क्वायर, ये 1 बिग्गा हो गया। यहाँ क्या है, लगभग 4 बिग्गा जो है, 4 बिग्गा का 1 हेक्टर लगभग, एवरेज थोड़ा सा कम होता है, लेकिन 4 बिग्गा का 1 हेक्टर 1.5 हेक्टर है। आधा आधा और ले लो भाई, ये 1.5 एक छोटी सी जोत हो गई। क्यों, सारी बंटी हाईली पॉपुलेटेड है वो, सारा का सारा, ये बात है ना। तो इसमें क्या है कि इंटेंसिव फार्मिंग करनी पड़ेगी। इंटेंसिव का मतलब है कि पूरी फुल खाद, बीज, सीड, HYV सारा देना पड़ेगा, और जो पैदा होगा बहुत होगा, लेकिन वो अपने खुद के खाने के काम में आ जाएगा। तो ये नॉन कॉमर्शियल हो गया, ये नॉन कॉमर्शियल हो गया इंटेंसिव फार्मिंग। पूछ सकता है कि ये नॉन कॉमर्शियल कैसे है इंटेंसिव। कॉमर्शियल का तो पता ही है कि हाई, कितना हाई, अरे भाई वहाँ 1.5 था, यहाँ तो 200, 250, 250 हेक्टेयर तक, वहाँ 1000 बिगाज हो गए। तो लेबर ज्यादा नहीं चाहिए, जमीन की सॉइल की देखभाल करने के लिए ज्यादा नहीं चाहिएगा, क्या कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिएगा, चाहिएगा। लेकिन मॉडर्न टेक्निक लगाते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर। मॉडर्न टेक्निक का मतलब क्या है, कॉमर्शियल में क्या करते हैं कि ये यूएस का फार्म ले लो, इसमें कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। यूएस के अंदर सारी की सारी कॉमर्शियल फार्मिंग होगी। मॉडर्न टेक्निक का मतलब है कि कौन से प्लांट्स के कहाँ रोग लग गया, कौन सी पेस्टिसाइड छिड़कनी है, रोबोट से छिड़कवा देंगे, मशीन से, ट्रैक्टर, ऑटोमेटिक ट्रैक्टर से छिड़कवा देंगे, स्प्रिंकल करवा देंगे, कहाँ कुछ पानी की कमी है, वो है, वो कंप्यूटर से देख लेते हैं ऑफिस में बैठे बैठे। तो सारे काम जो है कंप्यूटराइज और आईटी से कर लेते हैं वो, ना कोई ज्यादा लेबर की जरूरत है, ना कुछ और कोई नहीं है। हाई टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी काम में लेकर वो सारी कॉमर्शियल फार्मिंग कर लेते हैं। इतनी कॉमर्शियल फार्मिंग होती है कि वो हार्वेस्ट भी मशीन कर लेती है, ग्रेन्स निकाल लेती है, और उनको गन्नी बैग्स में पैक कर देती है, और जो चाहते हो आप, कौन सी पैकिंग चाहिए, ½ क्विंटल, 1 क्विंटल, कितनी भी चाहिए, वो गन्नी बैग में पैक कर देगी, सील भी देगी, और ट्रैक्टर में डाल भी देगी, और ट्रैक्टर जो है जाके उनकी गोदाम में लगा देगा। और जो बाजार के अंदर भाव आएंगे, ऊंची कीमत मिलेगी, तब वो ट्रक में डालकर वो ग्रेन्स वहां पटक के आएगा। तो ये तो किसान थोड़ी हुआ, ये तो व्यापारी हो गया ना। ये बात है। ये जो चीज है, ये डेवलप्ड नेशंस में, यूएस में, यूएस का फार्म देखोगे कहीं जाके, एग्रीकल्चर फार्म ही है, तो इसलिए डेवलप्ड है। जो जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर पर ज्यादा डिपेंड रहती है, वो डेवलपिंग होते हैं। मुश्किल से 100 में से 3 आदमी या 4 आदमी यूएस में इस कॉमर्शियल फार्मिंग, वो भी कॉमर्शियल फार्मिंग, इस पर डिपेंड करते हैं, और किसी में भी नहीं करते। ये बात है। तो ये यूएस का फार्म हो गया। इंटेंसिव फार्मिंग देखनी है तो आप इंडिया के फार्म में जाओ। हाई फर्टाइल सोयल, स्मॉल होल्डिंग, नो स्टोरेज फैसिलिटी,
जो ही क्रॉप आई, मंडी में जाके व्यापारी के यहाँ पटक के आओ, ग्रेन, ये सॉरी सीड, पेस्टिसाइड, और इसके लिए क्या है रोकड़ा चाहिए, वो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक से या साहूकार से क्रेडिट में ले वो पैसे। और सिंचाई के लिए क्या है कि ट्यूबवेल वगैरह छोटा मोटा बनाओ, और लैंड भी फर्टाइल होनी चाहिए। ये इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव का मतलब गहन, गहन फार्मिंग, इंटेंसिव। अब अपने नेशंस के बारे में देखते हैं। आ गया नेशंस के बारे में देखते हैं। ये वीट कहाँ होगी? ये जो वीट मैंने बताया ट्रॉपिकल, ये यहाँ तक, ये वीट टेम्परेट में, ये कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न। तो टेम्परेट जो यहाँ नीचे नीचे कैप्रिकॉर्न के टेम्परेट एरिया, ये ऑस्ट्रेलिया में तो यहाँ निशान लगाओगे वीट का। और ये टेम्परेट एरिया है ये यूरोप सारा, तो यहाँ निशान लगाओगे। यूरोप के अंदर यूक्रेन, रूस वगैरह, यहाँ वीट दिखाओगे। और ये यूएस में यहाँ वीट दिखाओगे, आप यहाँ मैक्सिको में वीट दिखाओगे, क्योंकि ये टेम्परेट एरिया है। ये ये टेम्परेट एरिया है। यहाँ अर्जेंटीना की तरफ है, यहाँ भी टेम्परेट है, अर्जेंटीना में वीट दिखाओगे, ऑस्ट्रेलिया में वीट दिखाओगे। तो आपको ये नक्शा दिया जाता है कि मैप भरो, तो आप इस तरह से आंख बंद करके कर सकते हो। जहाँ नदियां हैं, इंडिया है जैसे, ये इस तरह से, और वांगो, यांगटी सिकियांग, जहाँ एलुविल है, एलुविल सॉइल है, वहाँ आप दिखा दीजिए राइस। एरिया ट्रॉपिकल है, नीचे है थोड़ा टेम्परेट से। जहाँ नदियां हैं, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया वगैरह, यहाँ खूब चावल है, लंका, ट्रॉपिकल एरिया है ना। तो यहाँ पर आप क्या दिखाओगे? राइस। ये राइस। मेज है जो कम फर्टाइल लैंड्स है, और इंडिया के अंदर जैसे मान लो राजस्थान हो गया और हो गया, तो यहाँ सैंडी सॉइल है, वहाँ आप मेज दिखा सकते हो, और मिलेट भी दिखा सकते हो आप, मोटा अनाज। कॉटन मैंने बता दिया, जहाँ पंजाब, राजस्थान, या कॉटन। इजिप्ट के अंदर नील सबसे बड़ी नदी है, नील नदी के किनारे मैंने बताया नदियों को पानी जहाँ भी हो वो कॉटन हो गया, एलुवियल सॉइल होगी। और साउथ इंडिया के अंदर यहाँ क्या है कि ब्लैक सॉइल होगी, तो यहाँ भी दिखा सकते हो, महाराष्ट्र वगैरह में ये कॉटन। और जूट के लिए क्या है कि ये बांग्लादेश और ये अपना बंगाल, यहाँ निशान लगा देना जूट के लिए। कॉफी के लिए यहाँ कर्नाटक, कर्नाटक का निशान है। वो जो हाजी हज यात्रा पर गया था, वो जो सीड लाया था वो कर्नाटक का था, वो कर्नाटक में स्लोपी एरिया के अंदर उगा कॉफी। ये और टी, जहाँ कम टेम्परेचर रहता हो, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ कम टेम्परेचर रहता है ऊंचाई के कारण, और आसाम के अंदर भी कम टेम्परेचर रहता है, और वर्षा ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम, वर्षा ज़्यादा, और पहाड़ होने के, स्लोपी होने के कारण वो पानी भी बह जाता है। तो यहाँ निशान लगा देना। आगे ना नेशंस, नेशंस में आप ये लिख सकते हो, जो नीचे 7 पॉइंट है ग्राफिक के अंदर, और आपको नक्शा भी दे सकता है, वो ज्योग्राफी है भाई, तो नक्शा दे सकता है। और इसी नक्शे के साथ जो है अपना ये चैप्टर जो 3 है, इसका सेकंड पार्ट पूरा होता है। कल अगला लेसन लेंगे आगे, ठीक है।